हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आपको पता है 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था टोटल 99 शिफ्ट में हुआ था, तो उसका हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं वीकेंड पे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो कर चुके थे वो 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग इस क्लास में थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। बाकी आपके लिए ग्रुप डी का फ्री बैच चल रहा है, विराट बैच बिल्कुल फ्री। रीजनिंग सुबह 9 बजे, जीके रात्रि 9 बजे, मैथ्स रात्रि 10 बजे और साइंस सुबह 10 बजे। और दोस्तों 2025 के अभी जितनी भी भर्ती आएगी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, उसका फाउंडेशन कोर्स आप लोगों का आ चुका है। सारे सब्जेक्ट 1199 में। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके पूरा फाउंडेशन अलग अलग से परचेज करने के, अगर आपको अलग केवल चाहिए तो मैथ्स का अलग परचेज कर सकते हैं, जीके का अलग कर सकते हैं, रीजनिंग का अलग कर सकते हैं, साइंस का अलग कर सकते हैं। लास्ट में और बात करेंगे हम लोग इसकी डिटेल की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। यहां पर आप लोगों को एक रिएक्शन दी गई है, आप लोगों को पहचानना है इसमें अपचायक कौन है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो कैसे पहचाने, देखिए पहले आप लोगों को पता है अगर किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलते हैं उसका अपचयन हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ है। और अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। आ गई बात समझ में? पहली बात बिल्कुल। यहां पर देखिए Fe2O3 से ऑक्सीजन हटा है तभी तो Fe बना है। तो ये जो Fe2O3 है, ये जो आयरन का ये जो ऑक्साइड है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यानी अपचयन हुआ है। अब आप लोगों को पहचानना था अपचायक। अपचायक किसको बोलते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपचायक है। आ गई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? जिसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन यहां पर किसका हो रहा है? Fe2O3 का हो रहा है। तो अगर आप लोगों से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक पूछा जाता तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाता? ये हो जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सर गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? देखिए दोस्तों ये क्या है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म में आपने कोई लाइट डाली, कोई प्रकाश डाला। आपको पता है प्रकाश का रंग क्या होता है? सर ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। और ये आप लोगों का 7 रंग के प्रकाश जब मिलते हैं ना तो आपका व्हाइट कलर का बनता है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो ये जो व्हाइट कलर की लाइट है, जब ये कहीं पर ये टूटेगी, अपने घटकों में विभाजित होगी, तो आप लोगों को 7 रंग के प्रकाश मिलेंगे। कौन कौन से 7 रंग के प्रकाश से मिलकर ये व्हाइट कलर बना होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे ही ये श्वेत रंग का प्रकाश प्रिज्म के अंदर जाता है तो यह अपने घटकों में टूट जाता है, अपने कंपोनेंट में, यानी जिन रंगों से मिलकर बना था उसमें टूट गया। इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब दोस्तों ये 7 रंगों के प्रकाश देखो प्रिज्म से बाहर निकल रहे हैं। अब एक चीज आप लोग देखो, ये प्रिज्म के अंदर क्या गई थी? व्हाइट लाइट गई थी, श्वेत प्रकाश गया था। ये मैं बोलूं 7 रंग के प्रकाश गए थे। जाना कैसे चाहिए था? सर ऐसे जाना चाहिए था 7 रंग के प्रकाश को, लेकिन आप लोग देख रहे हो इनका डेविएशन हो गया, इनका विचलन हो गया। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? वॉयलेट का हुआ। और सबसे कम किसका हुआ? रेड कलर का। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है क्या? तो आंसर हो जाएगा वॉयलेट यानी बैंगनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे कम पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। बताएं, आप लोगों को बताना है मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण का सही क्रम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सोडियम से ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण मैग्नीशियम में होंगे, मैग्नीशियम से ज्यादा सीजियम में होंगे, सीजियम से ज्यादा बेरियम में होंगे। ऐसे 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं। तो बताओ कहां पर बिल्कुल सही बात लिखी गई है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, आधुनिक आवर्त सारणी, इनमें क्या देख लो, इनकी लोकेशन देख लो, इनकी पोजीशन देख लो, कौन कहां पर बैठा है। सर इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप लोग ऊपर से नीचे आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है।
आ गई बात समझ में। और जब आप लोग लेफ्ट से राइट में जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। तो अगर हमको इनकी पोजीशन पता होगी तो चीजें आसान होगी ना करने में। चलिए दोस्तों, पहले ग्रुप में, ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप यानी समूह, पहले समूह में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप में कौन आता है, यहां से शुरू होता है वो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब देखो आप लोगों को क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन में, ध्यान से देखो। सर हम लोगों को सीजियम दिया हुआ है, ठीक है, बेरियम आपको दिया हुआ है, ओके, सोडियम आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, और मैग्नीशियम आपको दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट से राइट पे जाने पर घटता है, तो मैग्नीशियम में कम होगा, सोडियम में क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो, मैग्नीशियम में कम होगा, सोडियम में ज्यादा होगा। मैग्नीशियम में कम, सोडियम में ज्यादा, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम में ज्यादा होगा, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं, यहां पर देखिए, मैंने बोला लेफ्ट से राइट पे जाने पर घटता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो राइट से लेफ्ट में आने पर बढ़ता है। तो बेरियम से ज्यादा आप लोगों को किस में मिलेगा, सीजियम में मिलेगा। हाँ, बेरियम से ज्यादा सीजियम में मिलेगा, बेरियम से ज्यादा सीजियम में मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये भी बोल रहा है बेरियम से ज्यादा सीजियम में मिलेगा, ये भी बोल रहा है बेरियम से ज्यादा सीजियम में मिलेगा। तो अब बात करते हैं सीजियम और देखो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो सोडियम से ज्यादा किस में मिलेगा, सीजियम में मिलेगा। सोडियम से ज्यादा किस में मिलेगा, सोडियम से ज्यादा सीजियम में मिलेगा। ये हो गया ना ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहा है सोडियम में सबसे ज्यादा होगा, नहीं भैया गलत बात है। तो आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आ गई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर थ्योरी नहीं पढ़ा रहे क्या। अरे यार आप लोग सीरियस मतलब रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो शायद मेरे हिसाब से, आपको यही नहीं पता जो क्लास होती है हमारी मंडे टू फ्राइडे होती है, वीकेंड पे हम लोग 2022 के सॉल्यूशन करते हैं, आपको यही नहीं पता। बस क्लास में आके बोले तो सर क्लास नहीं हुई क्या आज विराट बैच वाली है। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ दोस्तों, आवाज वगैरह सही आ रही है, आवाज वगैरह सही आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आवाज में मेरे हिसाब से तो सही आ रही है। चलिए आ आ रही है ना, आ रही है। चलिए बताओ, एथेनॉल। दोस्तों एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर, C2H5OH। एथिल एल्कोहल को ही हम लोग एथेनॉल के नाम से जानते हैं। और ये एथेनोइक एसिड किसे बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। सर ये जो इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। इसी का दोस्तों जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है, एथेनोइक एसिड है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, क्या है, एक ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है, दो ऑक्सीजन है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ेंगे तब जाके ये आपका बनेगा। यहां पर क्या है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं, 3 और 1 4, 4 ही है। तो यानी इससे हाइड्रोजन निकालोगे और ऑक्सीजन जोड़ोगे तब जाके आप लोगों को ये चीज मिलेगी। तो जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है या जब किसी से हाइड्रोजन निकलता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन होगा तब जाके आप लोगों को ये मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहां पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ेंगे कैसे, तो यहां पर कोई पदार्थ इस्तेमाल करना पड़ेगा ना जो इसको ऑक्सीजन दे, जो इसका ऑक्सीडेशन करवाए, जो इसका ऑक्सीकरण करवाए। बताओ, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दो पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, और एक होता है KMnO4 जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो या इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है क्या। चलिए दोस्तों इसका बताइए। दोस्तों आप लोगों को कुल धारा की गणना करनी है, इसमें टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है। जब भी बोला जाए टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो आपने बैटरी लगाई है उससे कितनी करंट निकलेगी ये पूछा जा रहा है। तो मैं मान लेता हूं इससे जो करंट निकल रही है वो कितनी निकल रही है, आई निकल रही है। तो इस आई का मान आप लोगों को निकालना है। देखो ओम के नियम आप जानते होंगे, V बराबर I इंटू आर।
तो दोस्तों कितने वोल्ट की बैटरी लगाई सर? 4 वोल्ट की लगाई। इससे निकलने वाली करंट को मैं क्या मान लेता हूं? आई मान लेता हूं। दोस्तों रजिस्टेंस कौन सा लूं मैं? जब आपके तो यहां पर 2 रजिस्टेंस है, तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा हो तो आप लोग उनका क्या निकाल लो? इक्विवेलेंट निकाल लो, समतुल्य निकाल दो। समतुल्य का मतलब इन दोनों का एक बना दो। तो कैसे बनाए? तो ये आप लोगों के दोनों सीरीज में है, श्रेणी में, इनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? सिंपल, दोनों को ऐड कर लो। 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो आई यानी करंट का मान कितना जाएगा? 4/4। ये कितना हो गया? 1। और करंट का मान क्या होता है, मतलब करंट का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताए, ध्यान से देखिए, बताओ। निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? दोस्तों हेक्सेन जैसी जाति का होना चाहिए, हेक्सेन जैसी जाति का। अब हेक्सेन की जाति क्या है? ये किस सीरीज से बिलोंग करता है? देखिए दोस्तों, कई बार मैंने आप लोगों को बताया जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको 3 भाग में आप लोग बांट सकते हो। एक होता है आप लोगों का एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो हेक्सेन लास्ट में एन आ रहा है, तो क्या लग रहा है? ये एक एल्केन है ये। तो ये हेक्स का मतलब होता है 6, तो ये 6 कार्बन वाला एल्केन है। इसका अगला सदस्य कौन सा होगा? 7 कार्बन वाला एल्केन। और 7 के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेप्ट, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। हेप्टीन मत कर देना, तो एल्कीन है, हमको चाहिए एल्केन। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बताएंगे। सर बिहार की धरती से सादर प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलो दोस्तों, आप लोगों को यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर 3 तत्वों का एक समूह है। इसमें भी 3 तत्व है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें भी 3 तत्व है, इसमें भी 3 तत्व है, इसमें भी 3 तत्व है। तो आपको पता है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डोबे राइनर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया, 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया, और इसे क्या नाम दिया? ट्रायड नाम दिया, त्रिक नाम दिया। और इन्होंने बोला कि इन तीनों तत्वों की विशेषता एक जैसी होगी। अब क्वेश्चन यह है कि सर इन्होंने किस आधार पे बनाया 3 तत्वों का ग्रुप? इन्होंने बोला कि अगर हम लोग जितने भी तत्व है इनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सेट कर देंगे ना, तो अगर पहले और तीसरे का एवरेज दूसरे के बराबर आ रहा है तो इन तीनों का एक ग्रुप बना दो और इन तीनों की विशेषता एक जैसी होगी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये केवल 3 ही ग्रुप बना पाए। एक तो किसका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। एक तो ये वाला ट्राइड बना सके, क्लियर। एक बना पाए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का, और एक बना सके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। केवल 3 ही ट्राइड, 3 ही त्रिक बन पाए। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है, ओनली 3, ओनली 3 है ना। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। हालांकि दोस्तों अब ये चैप्टर आप लोगों का एनसीईआरटी से हट चुका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस बार आप लोगों का रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 में, उसमें एक भी जगह क्वेश्चन नहीं आया है, यानी नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ, चलिए बताएंगे। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आप लोग ऐसे डायग्राम बना लिया करें, कोई सा भी मिरर दिया उसका डायग्राम बना लो, चीजें काफी आसान हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। मैं +20 लूं या माइनस? सर माइनस लेंगे क्योंकि कॉनकेव है, अवतल है। अब आपने क्या किया, ये दर्पण का मुख्य अक्ष मान लेते हैं, तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने क्या रख दिया? एक वस्तु रख दी, और बोला जा रहा है कि इस वस्तु की जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रही है, वो कैसी बन रही है? वास्तविक बन रही है। तो आप लोग मुझे बताओ दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया था?
तो दर्पण से सॉरी क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से डिनोट करते हैं, तो v का मान हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन क्या है कि यार v का मान मैं प्लस लू या माइनस लू, कौन बताएगा। v का मान प्लस 60 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के राइट में इमेज बन रही है, इसके दाई ओर बन रही है। अगर मैं माइनस लूंगा तो इसका मतलब यह है इसके लेफ्ट में बन रही है। तो मुझे बताओ मैं प्लस लू या माइनस लू। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक भी और आभासी भी। वास्तविक प्रतिबिंब ये जब भी बनाता है वो कहां पर बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और आभासी यानी वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है कॉनकेव मिरर में। तो बोला जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है यानी दर्पण के सामने बना होगा। दर्पण से इमेज तक आने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो v का मान क्या होगा, -60 होगा। आ गई। अब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई उसको बोलते हैं u। तो u का मान आप लोगों से पूछा गया है। आ जाओ, देखिए दोस्तों क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो f का मान है -20, तो 1/-20 बोलो या -1/20 बोल दो, बात बराबर है। जी सर। u का मान आप लोगों से पूछा गया है, ओके। और v का मान क्या दिया गया है, -60। तो 1/-60 लिखो या -1/60 लिखो, बात बराबर है। तो 1/u का मान क्या हो जाएगा, 1/60। -1/60 इधर आके +1/60 हो जाएगा, इधर -1/20। एलसीएम ले लिया आपने 60, इधर आ गया 1, इधर आ गया 3। तो 1 में से 3 गया -2/60, -1/30। तो 1/u का मान अगर -1/30 आया तो u का मान कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर डी आ गया सबका, क्लियर है क्या। बोलो बोलो, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, चलो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, आंसर बताओ। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा बीच में से मोटा, किनारों से पतला। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। दोस्तों लेंस से आपने कुछ दूरी पर एक वस्तु रख दी, कितनी दूरी पर, 1.5 मीटर की दूरी पर, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है -3। तो बताओ लेंस से जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी, वो कितनी दूरी पर बनेगी। तो लेंस से इमेज की दूरी को हम लोग बोलते हैं v। तो v का मान आप लोगों से पूछा गया है। लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है उसको बोलते हैं u। तो u का मान भी दिया गया है कितना, 1.5 मीटर। और आपको पता है u हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। और मैग्निफिकेशन का मान आप लोगों को दिया हुआ है -3। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है पहले तो समझो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी इमेज बनेगी उसकी ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, ये क्या होता है, v/u। मिरर में, दर्पण में तो -v/u होता है और लेंस में होता है v/u होता है। आ गई बात समझ में। चलिए तो आप लोगों से ये मैग्निफिकेशन का मान दिया गया, आप लोगों को v निकालना है। तो अब क्या करें, निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मान दिया गया है -3। कितना दिया हुआ है, -3 मैंने रख दिया। इसको किसके बराबर रख दो, v/u के बराबर रख दो। तो -3 बराबर v का मान कितना है, सर वही तो निकालना है। u का मान कितना है, -1.5 है, ठीक है। तो v का मान कितना हो जाएगा, -3 इंटू -1.5। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है सर। तो 3 इंटू 1.5, 1.5 को 3/2 लिख दूं, बिल्कुल। तो 9 बट्टे कितना हो गया, ये 2 हो गया। और 9/2 बोले तो 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे माइनस में कैसे लेकर आ रहे हो आप, हैं क्या गलती कर दी, चेक करो, चेक करो। क्लियर। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है।
देखो दोस्तों, अगर आप लोग किसी बच्चे ने पूरा पढ़ रखा है या एक बार कहीं पढ़ रखा होगा तो उसको आराम से समझ में आ रहा होगा। किसी ने नहीं पढ़ रखा फिर भी आपको समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा। अगर आपको नहीं होती तो आपको यार पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में सारी चीजें आप लोगों को आसान लगेगी। आप सोचो कि यार नहीं मैं तो सीधे क्वेश्चन करके कर दूं, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप चीजें समझोगे नहीं, कैसे क्लियर होगी आप मुझे बताओ। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होगा ना सर प्रिंस जी? वो मिरर में होता है, लेंस में प्लस वी बाई यू होता है, ठीक है। आ जाओ। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रमुख मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, गैस का एक्सचेंज होता है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया सब में होती है, हमारे में भी होती है, प्लांट में भी होती है, छोटा सा बैक्टीरिया होता है उसमें भी होता है। सो रेस्पिरेशन प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, हर एक जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हर एक जीव को, प्लांट को भी एक है बिल्कुल। तो रेस्पिरेशन प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन आती है जिससे बनती है एनर्जी, और फिर इस प्रक्रिया में क्या वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। सब में होता ही है, प्लांट में भी होता है क्या? बिल्कुल। आप बोलोगे सर मैंने तो सुना था प्लांट में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अरे वो फोटोसिंथेसिस में निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में निकलती है, रेस्पिरेशन में तो यही होगा ना आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो होता कहां पर है? तो दोस्तों प्लांट की जो पत्तियां होती है ना, लीफ, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं रंध्र। यहीं से आपका गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी, मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन बनाते हैं। बताओ, सचिन सर एक नाम है सर, अब थ्योरी वाला क्लास नहीं होगा क्या? नहीं सचिन जी, अब नहीं होगा। तुम्हें यही नहीं पता थ्योरी वाली क्लास होती कब है? नाम क्या आगे लग रखा है सर? ये भी कोई सर कहीं कोचिंग वोचिंग में पढ़ाते होंगे, साइंस यहां से पढ़ के हैं। आपको यही बस देखने आता है कि हाँ भाई क्लास तो हो रही है ना, कोई मतलब नहीं है क्लास का टाइमिंग क्या है क्या नहीं। तो भैया मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है अपनी, आ जाओ। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मानव नर में अगर ह्यूमन मेल की बात करी जाए तो जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो प्लीज सारा ध्यान इधर रखिए दोस्तों। जो टेस्टिस होती है वृषण, वो बॉडी के अंदर नहीं होके बॉडी के बाहर होती है, एक थैलीनुमा आकृति में होती है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम यानी अंडकोश। अब सर ऐसा क्यों है? देखिए, चलो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। एक्चुअली में आपको पता है जो टेस्टिस होती है वृषण, इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? स्पर्म यानी शुक्राणु का। दोस्तों हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फेरेनाइट में बात करोगे 98.6 फेरेनाइट होता है। एक्चुअली में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 34-35 के आसपास होना चाहिए। क्या हमारी बॉडी के अंदर उतना टेम्परेचर है क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा है। तो इसलिए दोस्तों ये बॉडी के अंदर तो रह ही नहीं सकती। तो ये बाय नेचर, देखो ऊपर वाले ने कैसे बनाया, तो बाय नेचर बॉडी के बाहर है, जिससे इससे कम टेम्परेचर मिले। अब आप लोग बोलोगे सर जब कभी बाहर गर्मी होगी तो क्या होगा, बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो दोस्तों उस तरफ ये, जब ये ऐसा होता है ना तो ये हमारी बॉडी की और मतलब इसमें आप देखोगे बॉडी से बॉडी के पास में, बॉडी के दूर जाती है, ठीक है। वो इसलिए जाती है टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर ये जो स्पर्म का निर्माण होता है इसलिए ये बॉडी के बाहर होती है टेस्टिस, ठीक है, क्योंकि इनको स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। क्लियर है? आ जाओ, चलो आ जाओ। क्लियर है? आ जाओ, बताओ इसका आंसर बताओ। दोस्तों आप लोगों को 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको दोनों के बारे में कुछ पूछा गया है, आप लोगों को पहचानना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, गलत है। पहले बात बोला जा रहा है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं यानी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? चलो मुझे बताओ, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है? क्या आयनिक यौगिक है? क्या किसको बोलते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। अब सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इनके बीच वाला बॉन्ड आयनिक है या नहीं है? तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसको ध्यान रखना। आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो कहां पर बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। तो ये धातु है अधातु है, क्या इसके बीच के बॉन्ड को क्या मैं बोल दूं क्या आयनिक बॉन्ड? बोलो।
तो अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो क्या मैं इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोल दूं? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो सामान्यतः भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब थोड़ा सा ऐसे प्रेशर लगाओगे ना तो वो बिखर जाएंगे। जैसे कांच, कांच अगर दोस्तों ऊपर से नीचे कांच गिर जाए तुरंत बिखर जाता है क्या? काफी ब्रिटल होता है, काफी भंगुर होता है। तो क्या जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं भंगुर होते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आप लोग देख भी सकते हो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं और दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो क्या यह कथन सही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल। दोस्तों, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, कम होते हैं, गलत बात है। इनके क्वथनांक और गलनांक ऊपर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए क्योंकि बॉन्ड काफी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो देखो, इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करी जाए तो वो बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत है। कथन एक आप लोगों का क्या है? सही है। तो कथन एक सत्य है, कथन टू असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, ध्यान से देखो, आंसर बताइए। दोस्तों, आप लोगों को एक मिरर के बारे में बताया गया है कि यार एक गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, हमको कैसे पता पड़ेगा? तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि एक कुरन पुंज को मुख्य अक्ष पर के द्विबिंदु अभिसरित करता है। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि एक मिरर है, मुझे नहीं पता कौन सा मिरर है ये। बोला जा रहा है कि ये जो एक किरण पुंज यानी बहुत सारी किरण जब इस पे आती है ना तो ये एक पॉइंट पे इनको कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज। तो कौन सा मिरर है जो कन्वर्ज करता है? कॉनकेव यानी अवतल, अवतल दर्पण ही होता है जो प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करता है, अभिसरित करता है। जबकि कॉन्वेक्स तो क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना, अवतल दर्पण, ये रहा इसका मुख्य अक्ष। जब दोस्तों प्रकाश किरणें आती है, लाइट रेज जब आती है तो ये क्या करता है? इनको एक पॉइंट पे से कन्वर्ज कर देता है ऐसे। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है? जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करता है इसे बोलते हैं फोकस। तो क्या मिरर जो है वो कॉनकेव है क्या? अवतल? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है या फोकल लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ना कि धनात्मक। तो ये बात गलत बोली गई है। और दोस्तों, ये जो पॉइंट जहां पर ये लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, ये पॉइंट आपका क्या है? फोकस है। बिल्कुल सही है। तो ए और सी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? एक बच्चा बोल रहा है हिमांशु टैग बार, सर फिजिक्स की क्लास कब चलेगी? हिमांशु जी, कौन से फिजिक्स की बात कर रहे हैं आप? बताओ हिमांशु जी। चलिए बताएं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाता है तो यह कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। तो जब कुंडली का चुंबकीय तीव्रता तो क्या होता है? देखो, देखिए दोस्तों, आपको पता है ये एक मैग्नेट है, यहां पर मान लीजिए कॉइल है, कुंडली है। कुंडली किसको बोलते हो दोस्तों? वायर को ऐसे मान लो किसी भी आकृति में आपने ऐसे डालते हो तो उसको कॉइल बोलते हो, कुंडली बोल देते हो। क्या ये क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था क्या? मतलब देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा है तो उसको मैं बता दूं, ग्रुप डी का 17 अगस्त से पेपर शुरू हुआ था। अगर नया बच्चा है तो हम लोग जो सॉल्यूशन करते आ रहे हैं ना, प्लीज आप लोग सारी क्लास देखिए, सारी क्लास देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो हम लोगों को जो नई चीज है उस पर ज्यादा ध्यान लगाना, जो चीज कर चुके हैं उसको बार बार क्या करना। आगे बात समझ में? ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि दोस्तों जब ये मैग्नेट को लेफ्ट में राइट में से लेके जाओगे ना तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेरित विभवांतर। और जहां पर विभवांतर होगा वहां पर करंट होगी, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर ये गति जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना, उसमें जो विभवांतर जो उत्पन्न हुआ है वो उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? चले आगे आ जाओ। प्रेरित विभवांतर का मात्रक क्या है? कोई सा भी विभवांतर हो, कोई सा भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और उसका सिंबल क्या होता है? ये होता है कैपिटल वी। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
सर ये क्लास कब होती है? ये अपनी वीकेंड पे होती है, ठीक है, वीकेंड पे। बाकी अपनी मंडे टू फ्राइडे जो होती है क्लास, वो अपनी कंप्लीट थ्योरी वाली क्लास होती है ग्रुप डी की, ठीक है। चलिए बताओ, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, आप लोगों को गलत विकल्प चुनना है। बताओ, आराम से करो, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। देखिए दोस्तों, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में क्या प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु पाई जाती है कि बिंबाणु एक प्रकार की कोशिका है। हमारे ब्लड में अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उसमें प्लेटलेट्स भी है। क्या प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पर चोट लग जाएगी आपको तो वहां पर थोड़ा कुछ समय बाद में ब्लड बाहर आना रुक जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, उसके पीछे प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मान लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये आप लोगों की क्या है? आर्टरी है, धमनी है, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो यहां से किसी अंग के पास में या किसी उत्तक के पास में ब्लड गया, तो ब्लड जब बाहर यहां से निकलेगा ना, तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो ये नीले कलर का हो जाएगा। तो ये नीले कलर वाला ब्लड जिससे बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे वेन यानी शिरा, ठीक है दोस्तों। आर्टरी यानी धमनी, वेन यानी शिरा, इनको आपस में बीच में पतली पतली नलिकाएं कनेक्ट कर रखी है क्या? इन नलिकाओं को बोलते हैं कैपिलरी यानी केशिकाएं। तो देखो ध्यान से समझो, एक आपको क्या दिया हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि केशिकाएं मिलके मिलके वापस वेन यानी शिरा बना रही है? बोलो बोलो, बिल्कुल सही बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्या होता है जब ब्लड यहां से पास होता है ना, यहां से, तो ब्लड का कुछ पार्ट इन नलियों से बाहर आ जाता है, क्लियर? इसको बोलते हैं लिम्फ, लसीका, और इसे टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ता कब है? जैसे ये आर्टरी है, वेन, इस आर्टरी है धमनी, इससे ये कुछ नलियां कनेक्टेड है जिसे बोलते हैं एट्रियोल। जब इनमें संकुचन होगा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लोग देख सकते हो, जो ये एट्रियोल्स होती है, जिनको धमनिकाओं भी बोलते हैं, तो एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षर में बोला जा रहा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसको अति तनाव यानी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और इसका कारण क्या है? धमनिकाओं का सिकुड़ना, एट्रियोल का कॉन्ट्रैक्शन। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियोल्स इसका कारण है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि इसका कारण है वेन, शिराओं का संकुचन होना। गलत बात है ना, तो ये आप लोगों का डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? बोलो। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर पे, ठीक है। चलिए आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साइंस बाय नीरज सर पे, इस क्लास के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी में जो वेस्ट बना उसको बाहर निकालना। तो प्लांट अपने बॉडी का जो वेस्ट होता है किस किस तरीके से बाहर निकालता है? देखो, एक तरीका तो क्या है, जैसे मान लो प्लांट में कोई एक्स्ट्रा वाटर है, हम तो यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं, प्लांट कैसे करता है? तो दोस्तों इनके जो छोटे छोटे पोर्स है ना, स्टोमेटारंध्र, जब ये खुलते हैं, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पानी जो होता है ना यहाँ का, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो यानी वाष्पोत्सर्जन से कुछ वेस्ट बाहर निकालता है। दोस्तों कुछ इनका जो वेस्ट होता है ना, ये स्टोर कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों डिफ्यूजन। जैसे आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन प्रक्रिया में मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो वो बाहर क्यों निकल रही है या अंदर जो आ रही है? ये जो प्रक्रिया है डिफ्यूजन नामक एक प्रक्रिया से अंदर बाहर जाती है ये। तो इन तीनों ही प्रक्रिया से वो अपना क्या करते हैं? वेस्ट बाहर निकालते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? चले आगे आ जाओ, बताओ। सर इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाइएगा। हाँ दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है 2022 के सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर जैसे निर्माण बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है 2025 के लिए, साइंस का तो पहले शुरू हो चुका था,
मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का कब से शुरू हो रहा है दोस्तों? ये आप लोगों का वेडनेसडे से शुरू हो रहा है 12 तारीख से। और अगर आप लोग ये पूरा एक कॉम्बो चाहते हैं तो मात्र 1199 में मिल जाएगा। अगर आपको अलग से केवल साइंस का चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, मैथ्स का चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, केवल रीजनिंग का या केवल जीके का तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बताओ? अभी भी हमने पढ़ा है, ये देखो जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब कार्बन से कराई तो बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे बताओ, देखो दोस्तों जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा तभी तो जिंक बना। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसका रिडक्शन हो गया, इसका अपचयन हो गया और ये अपचयित होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक का निर्माण करता है? ये बात सही है क्या? तो पहला ही आप लोगों का सही हो गया। कार्बन की बात करें, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। आ गई बात समझ में? तो CO2 का निर्माण नहीं हो रहा, यहां पर CO2 का निर्माण हो ही नहीं रहा, CO का हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? सर प्लीज बुक कब लॉन्च होगा, प्लीज सही से बता दे। आपके जैसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं है। अरे हिमांशु जी बुक में भी समय लगेगा, 1 महीना लगेगा, लेकिन यार आप तो पढ़ाई करो ना। देखो मैं कितना वैसे टीचर हूं कि देखो, वरना मैं बोल सकता हूं अरे दोस्तों मेरी बुक आएगी तभी उससे सिलेक्शन होगा, मैं बोल सकता हूं कि मेरी बुक पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। मैं तो आपको ओपनली बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया सिलेक्शन हो जाएगा। बोले नहीं सर हमको आपकी बुक देखनी है, मैंने कंटेंट देखा है बहुत अच्छा है, तो वो आएगी, 1 महीना का समय लगेगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है क्या? आप ये पढ़ोगे इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप तो बस केवल पढ़ाई पे ध्यान रखो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? बताओ दोस्तों, एल्वियोली जिसे हिंदी में कूपिकाएं भी बोलते हैं, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है। ये एल्वियोली कहां पर होती है बताओ कमेंट करके? लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है। देखिए दोस्तों, एक लंग ये रहा, एक लंग ये रहा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब एयर आती है इस नली के माध्यम से, इसको बोलते हैं ट्रैकिया यानी वायु नली। फिर उसके बाद में ये जो आप लोगों का है ना अलग अलग शाखाएं होती है, इसके माध्यम से बिल्कुल लंग्स के लास्ट तक पहुंच जाती है। लास्ट में ना ऐसे बैलून यानी गुब्बारे जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं एल्वियोली यानी कूपिका। तो ये जो कूपिकाएं है, क्या ये उंगली नुमा होती है कि इनकी आकृति ऐसी होती है कि उंगली जैसी? नहीं, इनकी तो बैलून जैसे होती है। तो ये बात आप लोगों को गलत बोली गई है, आप लोगों को गलत विकल्प का चयन करना था। देखो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है गुब्बारे जैसी। आ गई बात समझ में? दूसरी बात दोस्तों, इन एल्वियोली ये जो कूपिका है इनका काम क्या होता है, अगर इसको मैं बड़ा करके बताऊं तो दोस्तों इसके चारों ओर क्या होती है? छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती है चारों ओर। तो यहां से ऑक्सीजन ब्लड में चल जाते हैं, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है। इसका देखो ये सरफेस एरिया काफी ज्यादा है ना, तो इसका एक काम क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा करना। देखो मैं इधर लिखा होगा, देखो कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जहां से गैस का एक्सचेंज होता है। आगे बात समझ में? क्लियर? तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल सही बताई गई है। ये ऑप्शन नंबर बी में जो बात बताई गई है वो सही बताई नहीं गई है। क्या आप लोग बता सकते हो उंगली नुमा संरचना किसकी होती है? अभी हमने पढ़ा था हमारे विराट बैच जो फ्री चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, तो मैंने क्या आपको बताया था क्या कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है उसमें से उंगली नुमा से संरचना पाई जाती है। बताया था कि मैंने आपको? ये भूल गए? उसको बोलते हैं विलाई। चलो आ जाओ बताइए। सर एलपी में आपसे पढ़कर साइंस में 20 में से 19 और टेक्नीशियन में 40 में 37 आए। वेरी गुड। तो बस ग्रुप डी की भी करो, आगे और भी भर्ती आएगी, अच्छे से पढ़ाई करो, सारा काम बढ़िया होगा। 1000 वॉट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वॉट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 दिन में व्यय ऊर्जा बताओ। देखो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो, जो कितनी ऊर्जा की खपत हुई इसको किस में आप लोगों को निकालना है? किलोवाट आवर में निकालना है। सर कैसे निकाले? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीटर की। देखो हीटर जो है वो कितने वॉट का है? 1000 वॉट का है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या 1 किलोवाट? बिल्कुल सर। दोस्तों एक है आप लोगों का गीजर, ये है 2000 वॉट का। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या 2 किलोवाट का है? जी सर। दोनों को 4-4 घंटे चला रहे हो, उसको भी 4 घंटे चला रहे हो,
इसको भी 4 घंटे चला रहे हो। बोला जा रहा है 10 दिन में कितनी खपत होगी। दोस्तों एक दिन में 4 घंटे चला रहे हो तो 10 दिन में टोटल कितना चला रहे हो, 40 घंटे चला रहे हो। इसको भी 40 घंटे चला रहे हो, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। तो कुल ऊर्जा की खपत कितनी होगी। देखिए दोस्तों 1 किलोवाट 40 घंटे चला रहे हो तो जो खपत होगी उसको मैं बोल सकता, देखो यहां पर किलोवाट है यहां पर घंटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 40 किलोवाट आवर। क्लियर है। इसको देखो ये 2 किलोवाट का है, 40 घंटे चला रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 2 80, तो 80 किलोवाट आवर बोल सकता हूं क्या। तो टोटल आप लोगों से किलोवाट आवर में पूछा जा रहा है 80 प्लस 40 120 किलोवाट आवर। बोलो बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। सचिन यादव जी बोल रहे हैं सर मैंने जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले लिया है। सचिन जी वो अभी आप लोगों का 12 तारीख से शुरू होगा, ठीक है, 12 तारीख से वो शुरू होगा। ठीक है सचिन जी आ जाओ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वॉट रेट किया जाता है। और दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक तरीका मैं बताऊं आपको सिलेक्शन लेने का, सिलेक्शन लेने का एक तरीका बताऊं। जैसे बच्चा बोलता है कि सर मैं मैथ्स इस बुक से पढ़ लूं क्या सर, 4 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में सर इससे पढ़ लूं क्या सर, इससे 20 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, मैं ये पढ़ लूं क्या इससे ये आया था, मैं सर ये पढ़ लूं क्या इससे ये आएगा। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप एक 5वीं क्लास के बच्चे को ट्यूशन दे रहे हो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए उसके सिलेबस में है जोड़ बाकी। जोड़ बाकी का मतलब क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। आपका नाम क्या है, यहां से मैंने लिया कुलदीप। कुलदीप भैया उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कुलदीप भैया ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, बच्चे को सिखा दिया जोड़ते कैसे हैं, तो बच्चे को जोड़ना भी आ गया कि 2 + 4 6 कैसे होगा। अब बच्चा कर लेता आराम से, 10 + 4 बच्चा आराम से कर लेता 14। वो बच्चा अगर किसी को सलाह देगा तो क्या देगा, वो ये कायदे से क्या है, उसने जोड़ना सीख लिया तो किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन वो एग्जाम में कर पाएगा। अब ये थोड़ी होगा पूरा भारत में मोदी जी आके बोले भाई साहब ये जो कुलदीप भैया है ना, इस नाम के जो भैया है इन्हीं से पढ़ो, इसके अलावा सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हो। तो मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं, आप अपना जो ध्यान है ना वो सीखने पे लगाओ, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अभी हमारा साइंस पढ़ रहे हैं भाई, यूट्यूब पे फ्री क्लास हो रही है मान लो, तो जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग सीख तो नहीं रहे सर मैं कौन सी बुक पढ़ूं, सर मैं कौन सी पीडीएफ लूं, सर मैं ये कौन से लूं, भाई सर नहीं होने वाला सिलेक्शन। सेम चीज मैथ्स में भी है, जो आपको शैलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं उनको पढ़िए आराम से, सर क्या सिखा रहे हैं। रीजनिंग में जो सर पढ़ा रहे हैं उनको सीखिए, लेकिन नहीं तुम्हारा ध्यान तो सर मैं पीडीएफ कौन लूं, मैं टेस्ट सीरीज कौन से लगाऊं, मैं ये सीखने पे ध्यान ही नहीं है। तो अगर जब आप लोग सीख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन लेंगे। आ जाओ। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वॉट रेट किया गया है। दोस्तों वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, यानी पावर का मान दिया गया है 2200। और दोस्तों ये आप लोगों का वोल्टेज दिया हुआ है 220। आप लोगों को बोला जा रहा है उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या है। दोस्तों फ्यूज वायर क्या होता है, अगर हमारे घर में एक्सेसिव करंट आ जाती है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, जिससे वो करंट आगे नहीं जाए। तो आप लोगों को बताना है कि करंट का मान क्या रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई। ओम के नियम से मैं क्या बोल सकता हूं, अच्छा I का मान निकालना है तो P/V कर लो यार, क्या करना है, P का मान है 2200 और ये 220, तो 1 0 से कटा बाय 1 10 आया, तो करंट रेटिंग हो गई 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए बताएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्लियर है, बताओ। बताओ आराम से देखो। दोस्तों आप लोगों को ए
ए बी सी डी ई, आप लोगों को 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 प्रयास दिए गए हैं कि आप कौन से 5 एफर्ट, इनमें से कौन से 5 प्रयास या कौन से 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सस्टेन रहेंगे, मतलब वो खत्म नहीं होंगे। स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब दोस्तों आवश्यकता नहीं है तो अगर हम लोग लाइट और पंखे को बंद कर दे तो बढ़िया है ना, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, यह बिल्कुल एक अच्छा तरीका है। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, दोस्तों लिफ्ट का इस्तेमाल करोगे दोस्तों उसमें बिजली लगेगी, हमारे रिसोर्सेज खत्म होंगे। मान लो बिजली एक जगह कमरे में बंद है तो कुछ बिजली निकाल लेना, तो यह तरीका सही नहीं है। जल के संरक्षण के लिए टपकने और नलों की मरम्मत करवाना, बिल्कुल अगर मान लीजिए कोई पाइप है जहां से पानी टपक रहा है तो उसको यार सही करवाओ ना, क्योंकि पानी वेस्ट होता जा रहा है। यह तरीका भी बिल्कुल अच्छा है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना, हां बिल्कुल क्लियर है। कोई चीजों को आप लोग संग्रह करना है, जो खाली कंटेनर उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग, ठीक है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, नहीं दोस्तों ये गलत बात है। क्यों करना, साइकिल स्कूल अगर कोई जा रहा है तो बच्चा ही है तो बढ़िया साइकिल चलाना, अपन भी तो साइकिल चलाई है, आपने भी चलाई है, मैंने भी चलाई है। लेकिन भाई साहब आज क्या जनरेशन देखोगे ना तो क्या ही बोला जाए। तो बी तो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, अगर कोई बी लगा रहा है ना उसको हटा दो। ये ई बिल्कुल उपयोगी नहीं है, कोई ई लगा रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। अभी दोस्तों क्या हुआ, जयपुर में है ना, मैं जयपुर निवासी हूं, तो कोई स्कूल का फेयरवेल था, 12th क्लास की स्कूल का फेयरवेल है ना। जैसे आपने भी जब 12वीं पास कर लेते हो तो फेयरवेल होता है, सब मिलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में मिलना नहीं होगा। कोई किस कॉलेज में जाएगा, कोई किस में जाएगा, हो सकता है कोई अलग शहर में जाए, कोई क्या तैयारी करेगा कोई। तो भी जयपुर में एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका 12th क्लास का जब फेयरवेल हुआ ना, तो जैसे मान लो 12th क्लास में लगभग 200 बच्चे थे। अभी आपके होश उड़ेंगे, सुनो। तो 200 बच्चों ने प्लान किया कि यार पार्टी करेंगे, यार फेयरवेल है बढ़िया से। बोले क्या करेंगे, तो उन्होंने एक काफिला निकाला, मतलब जहां पर उनको पहुंचना था ना, वो बोले कि अपन है ना रोड पे काफिला निकाल के चलेंगे। आप बोलोगे सर बढ़िया होगा, पैदल पैदल जा रहे होंगे, नहीं। अच्छा सर सब बाइक लेके गए एक साथ, ट्रैफिक कर दिया होगा, नहीं। सर सब कार लेके गए एक साथ, बिल्कुल। और कार भी आप बोलोगे ना, एक भी कार ऐसी नहीं जिसकी कीमत 1 करोड़ से कम हो। 1 करोड़ से कम, वो आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा आप देख लेना, मतलब मैंने डाला, वो किसी पत्रकार ने डाला है, वो राजस्थान तक ऐसा कुछ न्यूज चैनल था। 1-1 करोड़ की कार, ऑडी BMW, उससे कम कोई नीचे कोई कार ही नहीं थी। और पूरा जयपुर जाम कर दिया। वहां पर जितने प्रशासन वाले बोले यार, बोले हम कोशिश कर रहे हैं ये, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ते ही दोस्तों इतने बड़े बड़े अमीरों के बेटे, तो देखो कितना वो खराब। अभी बात है मतलब 25 दिन पहले की बात है। चलो बताओ दोस्तों इसका आंसर बताओ। बताओ दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईवीएफ में क्या चीज नहीं होती है। देखो आईवीएफ क्या होता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती नॉर्मल तरीके से, है ना, तो फिर वो एक तरीका अपनाते हैं जिसका नाम है आईवीएफ। आपने नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, इन विट्रो, यहां पर क्या होता है कि जैसे फीमेल बॉडी से एग बाहर निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लेते हैं बाहर, ये मान लो एक प्लेट है इसमें निकाल लिया। मेल बॉडी के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसको इसमें डालते हैं, यहां पर बाहर ही फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं, निषेचन करा लेते हैं। और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी स्पर्म और एग मिलके जब जायगोट बन जाता है, तो उसको फिर फीमेल बॉडी के यूटेरस में डाल देते हैं, गर्भाशय में रख देते हैं। फिर बाकी का स्टेप वहीं पर आप लोगों का होगा। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो बोला जाता है युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परख नली में होता है। युग्मनज बनता है एंड से 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, सही बात है। अंडाणु शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है, सही। पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है, सही बात है। दोस्तों ये चीज सही नहीं है। बोला जा रहा है उसका विकास एक परख नली में होता है, एक टेस्ट ट्यूब में उसको ग्रो करवाएंगे, टेस्ट ट्यूब में नहीं। जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है।
यूटेरस में ही होता है, गर्भाशय में ही होता है। बस उनका एग बाहर निकाला जाता है क्योंकि उनके हो सकता है उनकी वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक वगैरह हो। आगे बात समझ में? तो गलत कथन चुना था, गलत है दोस्तों। जो उसका डेवलपमेंट होता है बच्चे का टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, माता की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताइए इसका आंसर। आ जाओ दोस्तों। वॉशिंग सोडा क्या सोडियम क्लोराइड से बनता है क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, एनसीईआरटी के बड़ी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, बिल्कुल। और वॉशिंग सोडा दोस्तों क्या गंदगी, ग्रीस इनको साफ कर देता है क्या? बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। कथन 1 कथन 2 दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आया मजा? चलिए दोस्तों फिर से मैं बताता हूं, निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है साइंस का। बाकी चारों आप लोगों के बाकी के तीनों 12 फरवरी से ये आप लोगों के शुरू हो रहे हैं। ठीक है सर, ये निर्माण बैच है क्या, पहले इसके बारे में बताइए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं ये निर्माण बैच क्यों करूं। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है 2025 में सारी भर्ती आएगी वापस, एएलपी की भी आएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी, जेई की भी आएगी, ग्रुप डी की तो अभी आई रखी है। तो दोस्तों एक मैथ्स, जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करा, तो मैथ्स इस प्रकार से होगी कि सारे एग्जाम की आप लोगों की कवर हो जाएगी। आगे बात समझ में? अलग अलग से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेम चीज दोस्तों साइंस का लिया तो सारे एग्जाम की साइंस एक बार में कवर हो जाएगी, रीजनिंग लिया तो एक बार में हो जाएगी। तो आपको अलग अलग बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, अब ये कॉम्बो आ चुका है। अब आप लोग बोलोगे सर मैंने पहले साइंस का परचेज कर लिया था तो मैं इनका अलग से करूंगा कि इनका, तो उनके लिए एक अलग से कोड बना दिया जाएगा जिससे उनका प्राइस कम लगे। ठीक है, बाकी आप कॉम्बो ले लीजिए 1199। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग ले सकते हैं। मैथ्स का 499 है, जीके का 499 है, रीजनिंग का 399 है, और ये ऑफर प्राइस है। ठीक है, और ये आप लोगों का जनरल साइंस का। ठीक है, अगर मैं स्पेशली फीचर्स की बात बता रहा हूं, कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन बैच होगा, डेली लाइव क्लास होगी, मिस करोगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के भी रिसेंट में जो क्वेश्चन हुए हैं उसका भी हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे, पुराने तो है ही यही। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा जाके टेस्ट लगाना। तो साइंस मैग्नेट ऐप पे कोर्सेज वाले सेक्शन में आप लोगों को यहां पर कोर्स मिल जाएंगे और जाके यहां पर बाय नाउ कर लीजिए। आगे बात समझ में? कोई समस्या हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 7374019437। आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच।